students, myself शकुंतला सैनी, lecturers of political science, आपकी political science की टीचर। बच्चों, पहले भी मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे चुकी हूँ, वो आपके व्हाट्सएप पे होगा। बट टुडे मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कल ही हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट हुई है, उसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। देखिए, पहले क्या है, एक स्ट्रीम, हमारे अलग अलग स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बट अभी जो सारे सब्जेक्ट को उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सफल कर दिया गया है। और इसमें क्या है कि साइंस का स्टूडेंट्स भी पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, अब आपको कॉमर्स का भी ले सकता है। आप कहोगे साइंस के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस लेने की ज़रूरत क्या है ना, नीड क्या है उसको। देखो, क्या होता था, बच्चा ग्रेजुएशन के बाद किसी न किसी कंपटीशन को प्रिपेयर करता है। किसी कंपटीशन के लिए जब वो प्रिपरेशन करता है तो उसको अपने सब्जेक्ट से अलग हट करके एक अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट, हमारे पॉलिटिक्स, हमारी सोशल सोसाइटी जो है उससे रिलेटेड स्टडी करनी होती है, क्योंकि करनी होती है। तो आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस ये तो हमने 12th में, ये तो हमने 10th तक ऐसे पढ़ा है, सेम ऐसे ही होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस अब आप एक स्पेसिफिकेशन, एक स्पेशल स्टडी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज़ ए सोशल साइंस, है ना, विच डील्स विद गवर्नमेंट्स, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्सेट्रा। पॉलिटिकल बिहेवियर, देखिए, कोई भी ह्यूमन है, वो अपना बिहेवियर होता है, उसका एक सराउंडिंग बिहेवियर है। आप देखते हैं आजकल कि इतने सारे हमारे जो हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है, तो हम वो स्टडी करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, चाहे एक यूपीएससी लीजिए, चाहे आप और अदर कोई एसएससी का एग्ज़ाम लीजिए, या आप बीएड करिए या एसएससी करिए, वहाँ से बहुत बड़ा जो एरिया है, वो बहुत बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर अगर देखा जाए तो वो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से हमारा जुड़ता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रैक्टिकल वे में हमको स्टडी करना है। हमारे पास 2 बुक्स होंगी, एक थ्योरी बुक्स, दूसरी प्रैक्टिकल बुक्स। प्रैक्टिकल बुक्स ऐसी नहीं है कि किसी लैब में जाकर के हमको प्रैक्टिकल करने होंगे, बट प्रैक्टिकल बुक वो है जो हमारे सराउंडिंग पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं, जो हमारा इश्यूज़ जो हैं, उनको स्टडी करने वाला कि कौन कैसे काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस में हम जो एसएस में जो पढ़ते हुए आए हैं, वो सब हमने एक सोशल साइंस की फॉर्म में पढ़ा, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स भी स्टडी किया, हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा, हमने सिविक्स भी पढ़ा है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा है। बट अब पॉलिटिकल एक स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे। तो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये चैप्टर का नेम है, ठीक है ना। फर्स्ट 2 बुक होंगी, we deal with 2 books, one with theory and one with practical. तो this is practical, जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चल रहा है हमारे पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, उस सबसे रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं, वो सब हमारे इस बुक के अंदर आएंगे और उनको हम स्टडी करेंगे डीपली। देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड आया है, व्हाट इज, क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड किए गए हैं। और किस लिए है वो रूल्स एंड रेगुलेशन? देखिए, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेट करने वाले सिटीजन्स हैं, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं, हमें बहुत सारी हमारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको प्रोवाइड कराए गए हैं। वो सब चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अब क्या होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ गई, आपकी क्लास, एग्जाम्पल देखिए, आप क्लास में एंटर होते हैं,
आपको ये पता ही नहीं है कि अब कौन सा टीचर पढ़ाने आएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपकी प्रेयर कब होगी, आपकी क्लास कौन सी होगी, तो सब कुछ गोच पोच हो जाएगा और आप उस चीज़ में एक मिस अरेंजमेंट, मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए रूल्स चाहिए, और वो रूल्स कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारे स्कूल के या हमारी क्लास के रूल्स बनाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, बट मैंने कहा बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कह सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारे लिए प्रिपेयर हो गया था आफ्टर हमारे फ्रीडम हमें बनाया गया, तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? रूल्स एंड रेगुलेशन हमें क्यों चाहिए? देखिए, एशियन पीरियड में हम जो रहते आए हैं 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, और उस रूल के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने डिमांड रखी कि ठीक है, हम आपको फ्रीडम देते हैं, बट आप किस तरह से अपनी कंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, आप किस तरह से वर्क करेंगे। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने हमें कहा कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और हमें बताइए। तो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 9 दिसंबर 1946 को हमारी एक असेंबली हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके 5 पॉइंट्स हैं इसमें कि हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है इसमें अलाउज कोऑर्डिनेशन ऑफ एश्योरेंस, कि कोऑर्डिनेशन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन अदर पीपल, बिटवीन वेरियस। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरियस कल्चर, वेरियस कास्टिज़, रिलीजन्स, है ना, इस तरह के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं। अब उन सब लोगों को एक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, है ना। तो फंडामेंटल रूल्स जो हमें प्रोवाइड कराता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कराता है कि हम चाहे साउथ में रहें, चाहे हम नॉर्थ में रहें, ईस्ट में रहें, हम सब सिटीजन्स के लिए एक जैसे रूल्स हो, है ना, जिनको कि हम हमारी गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर सकती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, हमारे बीच में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक कोऑर्डिनेशन से हम रह सकें, इसलिए हमें नीड हुई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड आता है हमारे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, सॉवरेनिटी जो जिसके पास होती है, वो किसके पास है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। आपके घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर डिसीजन लेते हो सकता है मदर लेती हो, या हो सकता है कि फादर लेते हो, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम किसी भी सिस्टम में रहें, लाइक मोनार्की अगर सिस्टम है गवर्नमेंट के फॉर्म का, तो उसमें किंग को ये राइट होता है कि वो सारा क्या कर सकता है, डिसीजन है उसके पास, डिसीजन लेने का, मतलब उसके पास पावर है इस चीज़ की। अब जो ऑटोक्रेटी है उनके पास अलग है। तो लेकिन हम तो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में किसके पास पावर होगी? आप कहेंगे गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट बनी किससे है? गवर्नमेंट किससे बनी है? गवर्नमेंट को वी द पीपल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट हमारी प्रेम्बल हम आपको क्लियर करेंगे, उसमें आता है वी द पीपल। आपने बहुत सारी बुक्स के पीछे भी इस चीज़ को पढ़ा है कि है ना, हम भारत के लोग, इसका मीन्स ये है कि हम हैं सॉवरेनिटी, पब्लिक है सॉवरेनिटी, बट हमने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, हम उसको इलेक्ट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूट, गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन उनके वो रूल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए कि हमने अभी नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे पीएम हैं, हमने उनको इलेक्ट किया हुआ है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे हमारा जो रीजनल एरिया होता है, या हमारा वार्ड है, या हमारी पंचायत है, या ग्राम पंचायत है, वहाँ से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। अगर हमारी क्लास है, हमारी क्लास, आपने देखा हमारे स्कूल लेवल पर भी इस तरह की चीज़ें हमें प्रैक्टिकल वे में दिखाई देती हैं। और वो क्या है
कि हम अपना एक लीडर इलेक्ट करते हैं। लीडर मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमें प्रिंसिपल सर से बात करने जाना है तो हमारा मॉनिटर जाके करता है ना, या हम सारे के सारे उठ के चल जाते हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किसने किया? हमने। उसे डिसीजन लेने की पावर किसने दी? हमने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी? पब्लिक के पास होगी। ओके, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती हैं और वो उनको आगे फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन, अब ये क्या बात हुई? लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर लिमिटेशन सॉरी, द गवर्नमेंट पर लिमिटेशन किस तरह से लगती है? गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, 3 पार्ट्स। हमारी लेजिस्लेचर है, रूल मेकिंग कवर करती है। हमारी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। और हमारी जुडिशरी है, ठीक है ना। हमारी जुडिशरी है, वो जुडिशरी भी अपना जस्टिस से रिलेटेड जो भी वर्क है वो करती है। लेकिन हमारे इंडिया के जो पार्लियामेंट है, हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी की ज़रूरत पड़े रूल्स बनाने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, है ना, दे आर वेरी वेल नोन कि किस तरह के ये जो जितना भी कंडीशन है वो सब हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है, वो चेंज होंगी, है ना। सोसाइटी चेंज होगी, लोगों की नीड्स चेंज होगी, तो चेंज ज़रूरी है। तो वो राइट हमारी पार्लियामेंट को दिया कि पार्लियामेंट इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन या अमेंडमेंट कर सकेगी। और तो लेकिन गवर्नमेंट किससे बाहर जाके काम करती थी? गवर्नमेंट में लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा कोई वर्क नहीं कर सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करता हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट करता हो। देखिए, जैसे एग्जांपल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें, इक्वालिटी से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है ना। हमें इकोनॉमिकली फ्रीडम दिया गया है, रिलीजन फ्रीडम हमें प्रोवाइड करा गया है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे साथ, इस तरह के हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर कोई हमें हैरिस करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनता है ना, हमें डिस्क्रिमिनेट करता है, तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं और जुडिशरी इस चीज़ को क्लियर करेगी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो हमें प्रोटेक्शन मिल गया। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती और ना उसे एग्जीक्यूट कर सकती है जो कि हमारे लिए, पब्लिक के लिए, कि जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को नहीं बताया गया हो। तो ये एक लिमिट है कि गवर्नमेंट वही काम करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन हो गई गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखिए एस्पिरेशन ऑफ गोल्स एंड सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पिरेशन ऑफ गोल्स और सोसाइटी। देखिए, एवरी सिटीजन हैज़ गोल्स। सोसाइटी के कुछ एस्पिरेशन होते हैं। एस्पिरेशन मीन्स इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, इस तरह का फ्रीडम हमें हमारी गवर्नमेंट से चाहिए। हम चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स बनाए जो कि हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हो। तो क्या होता है कि ये हमारे एस्पिरेशन होते हैं और गवर्नमेंट वही वर्क करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमें बोलने का अधिकार दिया है, बहुत सारे एजुकेशन राइट्स दिए हैं। तो ये हमारे एस्पिरेशन थे। अगर ये सब होंगे, हमें इक्वालिटी का राइट होगा, तो क्या होगा? हमें फ्रंट ऑफ लॉ हमें इक्वालिटी चाहिए। बहुत सारे हैं ये, इनको एक एक करके हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी एस्पिरेशन है, हम चाहते हैं ऐसा हो। तो इस तरह का रूल्स बनाने का जो काम है, जो वर्क है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेशन कंप्लीट हो, उनकी फुलफिल की जा सके उनको, ठीक। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ए पर्सन, किसी कंट्री में रहने वाला कोई भी सिटीज़न, उसकी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। मैं या आप अगर कहीं अदर कंट्री में जाते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं राजस्थान से हूँ, आई एम फ्रॉम जब पंजाब, या आई एम फ्रॉम हरियाणा। इस तरह से आप नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे वी आर इंडियन, है ना, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो आपकी एक बेसिक, इतनी डाइवर्सिटी के बीच हमारे कंट्री में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक आइडेंटिटी दी है, वी आर इंडियन, ठीक है ना, हम एक इंडिया से रिलेट करते हैं। तो कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ से, बट इंडिया से हैं, और वही हमारी एक आइडेंटिटी है। हमारी कंट्री में हमें पॉलिटिकल और मोरल दो तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई गई है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी कि हम किस रीजनल एरिया से हैं, कहाँ से हैं, हमारा एरिया क्या है, इस तरह से, तो ये हमारी आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। तो इसलिए ये क्लियर है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है। अब इसकी डिटेल अभी बुक नहीं है मेरे पास, बट आपको इसके नोट्स आपकी बुक में से ही प्रिपेयर करने हैं। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे बाय फ़ोन कॉल कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ह्यूज एरिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे हम कॉमर्स के हों, चाहे हम आर्ट स्ट्रीम से रिलेट करते हों, आगे जाके जो भी हमें कंपटीशन देना है वहाँ यहाँ से बहुत कुछ आने वाला होता है, ठीक है। और आप एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से जुड़ने वाले हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है। अभी आपको लगेगा कि ओ नो, मुझे तो 12th में परसेंटेज बनानी है, मुझे ये करना है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। तो वॉच दिस वीडियो मस्ट, आपको बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना और इन पॉइंट्स को समझना। कॉन्स्टिट्यूशन को इस चीज़ को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इस चीज़ को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं।